दोस्तों ये हैं आनंद रंगनाथन। आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे और बहुत से लोग जो नहीं जानते, मैं आपको बता देती हूँ। कट्टर मोदी समर्थक, एकदम कट्टर वाले। दोस्तों आनंद रंगनाथन जो कई किताबें लिख चुके हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, लगातार हिंदू राष्ट्र पर, मोदी जी के तमाम योजनाओं पर उनकी तारीफ करते रहे हैं। उनका 1 महीने पुराना एक पॉडकास्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों ये पॉडकास्ट आनंद रंगनाथन ने किया था प्रखर के साथ। प्रखर के प्रवचन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं वहाँ। दोस्तों इस इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें मोदी जी को आनंद रंगनाथन, मतलब आनंद रंगनाथन जो मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, वो कह रहे हैं, एक नारा शुरू हुआ है, अब की बार 400 पार। क्यों कर रहे हो यार ये? इससे ये संदेश जा रहा है कि आप अति आत्मविश्वासी हो गए हैं। ये 2004 के इंडिया शाइनिंग को दोबारा याद लाता है। अगर आप जीत रहे हो तो क्यों कर रहे हो अब की बार 370 या 400 पार? बस शांत रहिए, आपने अपना काम कर दिया, अपना काम करते रहिए। दोस्तों ये बात जो आनंद रंगनाथन ने बोली, ये कोई आज की कही हुई बात नहीं है। मतलब अगर आपको ये लगे कि ये पहले और दूसरे मतदान के बाद उन्होंने बात बोली है, ये पॉडकास्ट 1 महीने पहले हो चुका है और मोदी जी का 400 पार का नारा ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले से ही चल रहा है। सबसे पहले मोदी जी ने नारा दिया, फिर बीजेपी ने इसे आगे बढ़ाया, फिर न्यूज़ चैनल्स ने इसको हाथों हाथ लिया। लेकिन अब जब देश में 2 चरण का मतदान हो चुका है, तो खुद मोदी जी ये बात महसूस कर रहे हैं कि जो 400 पार का नारा था, यह अब बैकफायर कर रहा है। मोदी जी ने अब रैलियों में भी अब की बार 400 पार का नारा छोड़कर फिर एक बार मोदी सरकार के नारे पर मोदी जी आ गए। अगर आपको विस्तार से इस नारे का विश्लेषण जानना है दोस्तों, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आज ही मैंने पोस्ट किया है। काफ़ी लोगों ने ये वीडियो पसंद किया है। मोदी जी ने अपनी रैलियों में भी अब की बार 400 पार बोलना छोड़ दिया है। तो 1 महीने पहले आनंद रंगनाथन, मोदी जी के कट्टर समर्थक, मोदी जी से कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है 370 या 400 पार का नारा देने की, इससे आपका ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है। और यहाँ पर केवल आनंद रंगनाथन की बात नहीं है दोस्तों, एक और खबर है जो कि मैंने आपको दिखाई। इस खबर में भी साफ तौर पर बीजेपी के अपने सहयोगी, एनडीए का हिस्सा छगन भुजबल, जो कि महाराष्ट्र में अजित पवार के एनसीपी में उनके साथ शरद पवार को छोड़कर आए और अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात बोली, हालांकि उनका तरीका अलग था। छगन भुजबल ने भी कहा कि ये जो 400 पार का नारा ही नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी वजह से एक समुदाय में इस तरह का डर पनप रहा है कि इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि इनको संविधान बदलना है। क्योंकि इस तरह के बयान बीजेपी के कई नेताओं ने चुनाव के दौरान दिए। हालांकि बाद में खुद मोदी जी सामने आ गए कहते हुए कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। लगातार मोदी जी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि कोई संविधान नहीं बदलेगा। अमित शाह भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम 10 साल से सत्ता में हैं, तो फिर संविधान बदलना होता तो अब तक बदल देते, हम क्यों संविधान बदलेंगे, ना ही आरक्षण की कोई व्यवस्था खत्म होगी। लेकिन जो बात लगातार महसूस की जा रही है जमीन पर कि ये जो 400 पार का नारा है, यह हर लिहाज से मोदी जी को बैकफायर कर गया। जो की बात आनंद रंगनाथन ने बोली कि इससे आपका ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है। इससे हुआ क्या? आपका अपना कैडर घर बैठ गया, आपका अपना कार्यकर्ता, उसको कॉन्फिडेंस हो गया। जब मोदी जी ही कह रहे हैं कि 370 हम अपने दम पर ले आएंगे, 400 पार एनडीए ले आएगा, तो हम घर से बाहर निकले क्यों? पर्चियां क्यों बांटे? लोगों से हाथ जोड़कर क्यों अपील करें कि आप बूथ तक आएं? अगर वो बूथ तक आ गए हैं तो क्यों उनको कन्विंस करें कि आप वोट डालें, जरूर डालें? ये कई जगह से शिकायतें आई, पहले चरण के मतदान में भी, दूसरे चरण के मतदान में भी। दूसरे चरण के मतदान और पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग प्रतिशत कई हिस्सों में कम हुआ, उसके बाद वो घबराहट दिखाई भी दी। मोदी जी अपनी हर रैली में मतदान बढ़ाने की अपील करें, जो कि अच्छी बात है, जो कि होना भी चाहिए। खुद मोदी जी ने भी अब इस नारे से हाथ खींच लिया। अब मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। क्या नारा दे रहे हैं? फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये एक नारा जिस पर मोदी जी का पूरा चुनावी तंत्र, चुनावी प्रचार टिका हुआ था, जिसको 1 महीने से सारे के सारे एंकरों ने नाच कर, गा कर लोगों के दिमाग में बिठा दिया, क्या अब उस नारे को ऐसे निकाला जा सकता है? और आनंद रंगनाथन जो कि मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, वो तो आगे एक और नसीहत मोदी जी को दे गए। इसी पॉडकास्ट में आनंद रंगनाथन कहते हैं, दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की क्या जरूरत थी? एक दिन उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हो, अगले दिन पार्टी में शामिल कर रहे हो। दोस्तों ये बात महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा बैकफायर कर रही है। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी राजनीति बदल चुकी है। मतलब 2019 में के समीकरणों को अगर आज देखें तो एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2019 में जो 2 पार्टियां थी वो अब 4 हो गई हैं। शिवसेना 2 हो गई है, एनसीपी 2 हो गई है। और जो स्थिति महाराष्ट्र के अंदर है, वो इस बात को लेकर एक बहुत
खराब छवि बीजेपी की पहुंचाती है लोगों के बीच कि देखिए अजित दादा पवार, जिनको लेकर पीएम मोदी मंच से कहते थे कि सब भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, वो सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसा किसी, महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य नहीं है। अब पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो एक वक्त में किसी और पार्टी के, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के खास रहे हो, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खास रहे हो, या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी के बेहद खास रहे हो, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। और वो बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वो लोग थे दोस्तों जिन पर मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाते थे। खास तौर पर महाराष्ट्र में अजित पवार और उनके साथ जितने भी लोग आए, उन पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के थे। और मोदी जी अजित पवार के एनडीए में शामिल होने से पहले, कुछ दिन पहले ही रैली में कहते थे कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा। तो हुआ क्या, उसके बाद विपक्ष के लोगों को जिस तरह से जेल भेजा गया, उसमें लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई जो इनके साथ नहीं जाता वो जेल जाता है, और जो इनके साथ जाता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं। जो कि आनंद रंगनाथन ने कह रहे थे कि आप तो जीत ही रहे हैं, तो फिर इस तरह से दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की क्या जरूरत थी। हम जो लोग, मतलब आनंद रंगनाथन का ये कहना था कि हम आश्वस्त हैं, क्या आप आश्वस्त नहीं है कि आप जीत रहे हैं? तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आनंद रंगनाथन तो राजनेता है नहीं, राजनेता तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी क्या आश्वस्त नहीं थे कि उनको दूसरों की जरूरत पड़ रही थी? सच्चाई है दोस्तों कि कई राज्यों में बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो दूसरी पार्टियों से लाए हुए हैं, क्योंकि उनका अपना कैडर नहीं है। और ऐसे कई राज्यों में, असम में हेमंत बिस्व शर्मा उसका जीता जागता प्रमाण है, जो आज नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत की है, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है उनका। और हेमंत बिस्व शर्मा तो खांटी कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन उन पर भी आरोप थे, वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनके आरोप भी धुल गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन, जिसको लेकर तमाम तरह के जोक्स बने, जिसको लेकर तमाम तरह के विपक्ष ने आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा आज एक सभा की, तो उसमें एक वॉशिंग मशीन रख दी गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे वॉशिंग मशीन से धुल धुल कर सारे भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें गले लगा रही है। तो हुआ ये दोस्तों कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सीना ठोक कर मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देते थे, वो नारा बेदम हो गया। और एक और बात जो आनंद रंगनाथन ने अपने इस पॉडकास्ट में बोली, इंडिया शाइनिंग। बहुत कम लोग हैं दोस्तों 2004 का वो दौर जिन लोगों को याद हो। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी सरकार चली जाएगी। जो आज माहौल है ना कि मोदी जी आश्वस्त हैं, बीजेपी आश्वस्त है, मीडिया आश्वस्त है कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही माहौल 2004 में भी था। इनफैक्ट मीडिया में तो इस तरह की भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब वाजपेयी जी दोबारा आ रहे हैं तो कैबिनेट में कौन कौन अब इस बार मंत्री बनेगा, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि इंडिया शाइनिंग का नारा हर और देश में प्रचार तंत्र के जरिए फैलाया गया। लेकिन वो ऐसा बैकफायर किया कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई और यूपीए की सरकार बन गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। बहुत से कांग्रेसी अब तक ये बात कहते हैं कि 2004 में उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी सरकार आ जाएगी, लेकिन जमीन पर हालात बदलते देर नहीं लगती है। और हमारे देश का वोटर इस वक्त जिस तरह से वोट कर रहा है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब एक राजनीति का अगर कोई स्टूडेंट है ना, उसके लिए सीखने और समझने का एक चुनाव है ये, जिसमें एकदम वोटर साइलेंट है। जो वोटर बोल रहा है वो बिल्कुल एक तरफ का वोटर है, एक तरफ का वोटर तो खूब बोल रहा है, बाकी बिल्कुल साइलेंट है। या तो वोटर घर से नहीं निकल रहा है, और घर से जो निकल रहा है वो किसको वोट कर रहा है इस बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे माहौल में अगर आप 400 पार का नारा दे देते हैं, तो जाहिर तौर पर जो बात आनंद रंगनाथन ने कही कि आपका कॉन्फिडेंस तो झलकता ही झलकता है, अति आत्मविश्वास तो झलकता ही झलकता है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। साथ में इंडिया शाइनिंग का वो दौर भी लोगों को याद दिलाता है। एग्जैक्टली वही दौर क्या मोदी जी का 2024 में रिपीट हो सकता है? पिछले 2 चरण का धीमा मतदान इस बात को, न केवल इस डर को बीजेपी के सुनिश्चित कर रहा है दोस्तों, बल्कि लगातार बीजेपी की बदलती स्ट्रैटेजी इस बात को एक तरह से प्रमाणित करने की जोर आजमाइश कर रही है कि जिस तरह का चुनाव बीजेपी ने सोचा था उस तरह का चुनाव हो नहीं रहा है। और अगर पहले और दूसरे चरण के मतदान के साथ साथ तीसरे चरण का मतदान भी ऐसा ही हुआ ना, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो बस है बीजेपी की वो छूट गई, क्योंकि 3 चरणों का मतदान, उसके बाद मोटा मोटा आकलन लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में सरकार बन किसकी रही है। हालांकि इस पूरे पॉडकास्ट में आनंद रंगनाथन मोदी जी की तारीफ करते हैं और इस
इस बात में भी वो मोदी जी की तारीफ ही कर रहे हैं कि 400 पार का नारा आप दे क्यों रहे हैं, जब सबको पता है कि आप आ रहे हैं, आपको खुद भी पता है आप आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का नारा आप क्यों दे रहे हैं। लेकिन जब आपका अपना सपोर्टर इस तरह की बात भी हल्के से कह दे, पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने मोदी जी की तारीफ ही की है, लेकिन हल्के से इस बात को छू जाए, तो क्या जमीन पर हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रही हूं कि पॉडकास्ट 1 महीने पुराना है, उस बीच 2 चरण का मतदान हो चुका है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या इंडिया शाइनिंग का वो बुरा ख्वाब जिसे बीजेपी आज तक नहीं भुला पाई है 2004 का, 2024 में रिपीट हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।